हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग पिछले लेक्चर में बेसिक केमिस्ट्री में ही एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, मैटर, इन सब चीजों पर बात कर लिए थे। आज हम लोग अपने सिलेबस की तरफ मूव करते हुए थोड़ा सा पढ़ते हैं एटम, क्योंकि हमने पढ़ा था कि मैटर कैन बी या मे बी कंपोज्ड ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस। तो उसी में हम एक इंपॉर्टेंट पार्टिकल की बात करने जा रहे हैं, एटम। तो एटम यानी कि परमाणु। तो हम बात करने वाले हैं कि ये परमाणु आखिरकार होता क्या है, क्या होता है एटम, किसे हम कहते हैं परमाणु। तो आप जरा ध्यान से आपने पढ़ा होगा, अगर तो आपको ध्यान में होगा कि सर परमाणु वे होते हैं, क्या होते हैं परमाणु। तो आपने पढ़ा होगा कि परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण होता है, यानी कि सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब कि मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, और क्या करता है, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। आप उसे क्या कहते हो, परमाणु कहते हो। तो अगर आपसे कोई एटम का डेफिनेशन पूछे, जो कि बेसिक सी बात है, छोटी सी बात है, तो आप सिंपल से कह सकते हो कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ any matter which cannot found in free state but takes part in chemical reactions takes part in chemical reaction is known as atom। तो आप इसे एटम कहते हो। परमाणु क्या है, तो आप कह सकते हो सर कि किसी पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जो मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है परंतु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। तो ये हम छोटा सा एक आसान सा और सटीक डेफिनेशन हमने जाना किसका, एटम का। अब एटम में बहुत सारे, एटम भी एक पार्टिकल है और उसमें भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं एक्चुअली में। जैसे हम इसमें बात करते हैं तो बेसिकली टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स फाउंड इन एटम्स विच आर नोन एज फंडामेंटल पार्टिकल्स एंड अदर वन इज सेकेंडरी पार्टिकल्स। तो हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं एटम के अंदर, भी दो टाइप के पार्टिकल्स हो गए। कौन कौन, एक फंडामेंटल पार्टिकल यानी कि मौलिक कण, और दूसरा क्या हो गया हमारे लिए, दूसरा हमारे लिए हो गया सेकेंडरी पार्टिकल, द्वितीयक कण। तो आज हम लोग पहले फंडामेंटल पार्टिकल्स पे बात करेंगे कि एटम के कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, आइए हम बात करते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। तो आपने पढ़ा ही होगा फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। तो एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात अगर करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें तीन पार्टिकल आएंगे। एक आपका आएगा इलेक्ट्रॉन, दूसरा होगा प्रोटॉन, आपने नाम सुना होगा, और तीसरा जो होने वाला है वो क्या होगा, वो होगा न्यूट्रॉन। तो ये तीन पार्टिकल्स होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हम आज इन्हीं तीनों पार्टिकल्स पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, फिर हम लोग इसी लेक्चर में एटॉमिक नंबर, मास नंबर वगैरह को भी डिस्कस करेंगे। आइए, लेकिन पहले हम जानते हैं कि ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हमारे पास है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक्चुअली में हम इसके बारे में क्या क्या जानना है, तो हम इसको एक चार्ट की सहायता से समझेंगे। तो आइए एक चार्ट को फॉलो करते हैं और इन सारी चीजों को हम समझ सकते हैं। ध्यान में रखना, क्योंकि इनके मास, चार्ज,
इन सब चीजों को हमें क्या करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। वी हैव टू रिमेंबर ऑल द फैक्ट्स अबाउट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बिकॉज फॉर सॉल्विंग because in a many types of questions their masses or charges may be applied। तो आपको यह ध्यान रखना है कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास आने वाले हैं जिसमें इनके मास, चार्ज वगैरह को आप क्या करते हो, अप्लाई करते हो, आप यूज करते हो। इसलिए आपको इसको रिमेंबर रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो आइए हम बात करते हैं इसके क्या डिटेल स्टडी में करने, फिर हम बात भी करेंगे आगे, लेकिन वो जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहां बात करेंगे हम कि आखिरकार ये जो आपके पास पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई। आज हम बात करेंगे किसने की डिस्कवरी, लेकिन कैसे हुई इसकी बात हम लोग क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। उसमें हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों का कैसे डिस्कवर हुआ उस पर स्टडी करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हमको एक चार्ट फॉलो करना है, उस चार्ट को मैं यहां जरा बनाता हूं, आप गौर से देखेंगे और इसको याद रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए हम इधर लिखते हैं पार्टिकल्स, यहां हम लिखते हैं डिस्कवरर, इधर लिखते हैं मास, यहां लिखते हैं चार्ज, और फिर हम लिखते हैं इसका रिलेटिव मास, आर मास। तो हम बात करने वाले हैं पार्टिकल्स कौन कौन से हमारे पास है, डिस्कवरी उसकी किसने की, मास क्या है उसका, चार्ज क्या है और रिलेटिव मास क्या है उसका। तो आप जरा ध्यान से देखेंगे, पार्टिकल मेरे पास सबसे पहले था इलेक्ट्रॉन, दूसरा है हमारे पास प्रोटॉन और तीसरा है बाबू न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी। आप पढ़ेंगे आगे इसके बारे में एटॉमिक स्ट्रक्चर में, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, यानी कि इसने एटम के स्ट्रक्चर को भी बताया था। क्या बताया था इसके बारे में हम चैप्टर में स्टडी करेंगे। हालांकि वो प्लम पडिंग मॉडल वगैरह भी जाना जाता है, उसको हम लोग कहते हैं, क्योंकि इसने एक ऐसा ही स्टेटमेंट दिया था। फिर प्रोटॉन के जो डिस्कवरर थे वो थे बउआ गोल्ड स्टीन, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने की थी। आप ध्यान रखेंगे, अभी हम आपको बेसिक चीजें पढ़ा रहे हैं जिसको हम आगे अप्लाई करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं अपने सिलेबस में। मास की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 10⁻31 किलोग्राम, या फिर आप इसे ग्राम में भी यूज कर सकते हो। तो 9.1 10 कितना हो जाएगा, -28 ग्राम। प्रोटॉन की मास की बात करते हैं तो ये होता है 1.66 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻27 किलोग्राम, या फिर ग्राम में बात करेंगे तो 1.66 10⁻24 ग्राम। अगर हम न्यूट्रॉन के मास की बात करेंगे तो यह भी अप्रोक्स होता है प्रोटॉन के मास के बराबर ही, और 1.67 10⁻24। तो आप ध्यान रखेंगे कि मास ऑफ प्रोटॉन, यहां ध्यान रखना है, मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, सिमिलर टू आप कह सकते हो मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो आप इस फैक्ट को ध्यान रखेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। चार्जेस की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 10⁻19 कूलम, या फिर इसका एक और चार्ज होता है 4.8 इंटू 10⁻10 ESU। ESU का मतलब क्या होता है, ध्यान रखेंगे यहां पे ESU स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। आप ये ध्यान रखेंगे
ये जो ESU है, ये जनरली हम लोग फिजिक्स में इसको यूज करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है इसका, स्थिर वैद्युत इकाई। तो आप ये ध्यान रखना। दूसरा, प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो सिमिलर होता है किसके, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के, लेकिन प्लस 1.6 10 पर कितना, -19 कूलम। इक्वल एंड अपोजिट, नेचर क्या है इसका माइनस, तो इसका प्लस। इसका न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो इसका चार्ज होता है 0। सिमिलरली रिलेटिव मास होता है वो इलेक्ट्रॉन का होता है -1, प्रोटॉन का होता है वो +1, और न्यूट्रॉन कितना होता है 0। तो ये जो चार्ट है इसको आपको क्या रखना है, हमेशा याद रखना है, हमेशा अपने माइंड में रखना है, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में बार बार आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मास आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बार बार आपको इसका चार्ज को यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको ये जो मास और चार्जेज है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के, इसको आप ध्यान रखेंगे। और कई बार 11th के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ये सारा क्वेश्चन पूछ भी दिया जाता है, कई बार डिस्कवरर का नाम, कई बार चार्ज, कई बार मास। तो ये आपके लिए एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन का भी काम करता है, इसको आप ध्यान रखना। अच्छा, आइए फिर हम इससे आगे आपको लेके चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं, अभी आप क्या देख रहे हो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट सिमिलर है। बट अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए, मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं जिसका मुझे आंसर आप कमेंट सेक्शन में देना। आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में हैवीएस्ट पार्टिकल कौन है, तो आप क्या कहोगे? अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे भारी कण कौन सा, सबसे भारी पदार्थ कण इसमें तीनों में कौन सा है, हैवीएस्ट पार्टिकल कौन है, तो आप क्या कहोगे वो मुझे बताना है। हालांकि बहुत सारे बच्चे समझ ही रहे होंगे कि सर न्यूट्रॉन सबसे भारी पदार्थ होने वाला है, पार्टिकल होने वाला है यहाँ पे, तो ये न्यूट्रॉन होगा जो सबसे हैवीएस्ट पार्टिकल होगा। अच्छा, दूसरी बात, आपको कभी कभी कंफ्यूजन होता है बच्चों को, क्योंकि यहां पे दो सिमिलरिटीज है। एक तो क्या, चार्ज की बात करते हैं तो इस दोनों का चार्ज इक्वल एंड अपोजिट है, और मास में देखते हैं तो इस दोनों का मास इक्वल है। तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस है, इस डिफरेंस को आप ध्यान रखना, ठीक है। चार्ज में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आपको कई बार क्लास 10th में आपने कई बार पढ़ा होगा कि सर एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, वाई? तो आप उसका आंसर जानते होंगे, कहते होंगे सर बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन एनी एटम इन इज इक्वल, सो इट इज न्यूट्रल इन नेचर। तो आप इसको ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के इक्वल नंबर होने के कारण, इक्वल नंबर होने से क्या होगा कि सर जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, और दोनों का कैंसिल आउट करके रिजल्टेंट कितना आया, 0। और इसलिए हम कहते हैं कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो आप इसको ध्यान रखना, फिर हम आगे बात करते हैं। आइए, अब हम बात करते हैं कि सर किसी एलिमेंट में या किसी एटम में जो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये किन किन चीजों को कॉज करते हैं, हम इससे क्या क्या चीज डिटरमाइन कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर पाते हैं। तो करते तो बहुत सारी चीजों को प्रेडिक्ट करते हैं हम लोग। इसके एटम के बिहेवियर को हम लोग यहीं से समझते हैं कि एटम कैसे बिहेव करता है, कैसे उसका प्रॉपर्टीज हम इसी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बेसिस पे डिसाइड कर पाते हैं बहुत सारी प्रॉपर्टीज को। केमिकल रिएक्शंस में कैसे पार्टिसिपेट करेगा, यह भी बहुत सारी इसकी बातें जो है वो इसी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बातों पर निर्भर करती है, उसकी संख्या पर निर्भर करती है, उसके नेचर पे डिपेंड करती है। तो आज हम लोग इसको लेकर के एक इंपॉर्टेंट पास पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात कि हम यहां से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बेसिस से हम लोग, कल हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसका आंसर मुझे व्हाट्सएप पे बहुत सारे बच्चों ने दिया भी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सभी जो नहीं जानते हो, जो बच्चे नहीं जानते हो, कि मैंने आपसे कल एक क्वेश्चन पूछा था, 2 क्वेश्चन पूछा था आपसे हमने,
जिसमें एक क्वेश्चन ये था कि सर मास नंबर और एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो हम यहां पर वही बात करने वाले हैं कि सर मास नंबर और एटॉमिक नंबर क्या होता है, फिर हम दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर देंगे, आपको यहीं से समझ में आ जाएगा दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी। तो आइए हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर को समझते हैं। एटॉमिक नंबर, एटम के बारे में हम बहुत सारी बात करने वाले हैं कि वो वर्ड आया कहां से, किसने डिस्कवर किया, ये सब चीजें भी जानेंगे, लेकिन वो हम इस सेक्शन के लास्ट में जानेंगे, क्योंकि उसको सिर्फ मेमोरी में रखना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। सीखने वाली चीजें जो है मैं उसको पहले बात यहां पर कर रहा हूं। बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे कि सर एटम की खोज किसने की, डाल्टन ने की थी, नहीं। फिर बहुत सारे बच्चे ये जानते भी होंगे कि सर वो आया कहां से, तो एक वर्ड था एटमॉस, वहां से हमारा एटम वर्ड आया। तो ये सारे बच्चे बहुत जानते भी होंगे, इसलिए हम लोग उन सब चीजों को लास्ट सेशन में करेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एटॉमिक नंबर, जिसको कि हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, परमाणु संख्या। क्या होता है ये परमाणु संख्या, आइए जानते हैं। एटॉमिक नंबर, व्हाट इज एटॉमिक नंबर? तो आप सिंपली कहना कि सर द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एनी एलिमेंट या एनी एटम। ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात कि प्रोटॉन कहां पे होता है, न्यूक्लियस में। ये हम आपको आगे पढ़ाने वाले हैं सेकंड चैप्टर में, जब हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, तो वहां से हमको समझ में आएगा कि सर जो प्रोटॉन पार्टिकल होता है वो न्यूक्लियस में होता है एटम के, और न्यूट्रॉन भी कहां प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में ही। साथ ही साथ आप ये भी जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है, वो एक स्फेरिकल पार्ट पे, हालांकि वो रॉन्ग होता है, ये स्टेटमेंट स्फेरिकल नहीं होता, ये रदरफोर्ड ने बताया था स्फेरिकल या सर्कुलर पाथ, बट एक्चुअली वो इलेप्टिकल पार्ट होता है। तो इलेप्टिकल पाथ पे क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के चारों ओर अराउंड एंड अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है, चक्कर काटते रहता है। तो ये सारी बात हम जानेंगे, रदरफोर्ड मॉडल जब पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग वहां पे। फिलहाल हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या का। तो आप सिंपली कहना कि सर द नंबर ऑफ प्रोटॉन, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एनी एटम, एनी एलिमेंट इज नोन एज atomic number of that element। रिप्रेजेंटेड बाय जेड। सो आप यहां से कर सकते हो सर जेड इक्वल टू क्या होने वाला है, पी। आप ये बात ध्यान रखना, ये ऑलवेज होगा, हमेशा हमेशा आप यही कहोगे। क्या कहोगे कि सर किसी तत्व के परमाणु में क्या होते हैं, जितने भी प्रोटॉन होते हैं, आप उसकी संख्या को ही क्या कहते हो, उस तत्व का परमाणु संख्या कहते हो। तो आप कहते हो द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एटम ऑफ एनी एलिमेंट इज नोन एज एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। तो आप इसको ध्यान रखना, ये हमारे पास एक छोटा सा सिंपल सा डेफिनेशन है एटॉमिक नंबर का। इसका मतलब है, क्या मतलब हुआ इसका, किसी तत्व के परमाणु में पाए जाने वाले प्रोटॉन की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, उस तत्व का परमाणु संख्या कहेंगे। तो ये Z इक्वल टू पी होगा हमेशा। बट अगर हम बात करें यहीं पर, एक छोटी सी बात करें, अगर हम कहें कि फॉर न्यूट्रल एटम, अभी हमने आपको बताया था, क्या बताया कि सर न्यूट्रल एटम न्यूट्रल कब होता है, जब प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन के नंबर के बराबर हो जाता है। तो वैसे कंडीशन में आप न्यूट्रल एटम की अगर बात करते हो तो कहते हो सर प्रोटॉन का नंबर तो इलेक्ट्रॉन के नंबर के बराबर होगा। सो वी कैन से दैट क्या कि सर Z इक्वल टू P और P इक्वल टू होगा, तो ये तीनों भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। सिर्फ किसके लिए, तो ये ध्यान रखेंगे, केवल और केवल यह कंडीशन कब लगाएंगे आप तब लगाएंगे जब एटम क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो ये आपका एटॉमिक नंबर था। हम लोग अब मास नंबर पर डिस्कस करने वाले हैं, फिर हम आगे भी बात करेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर आगे बात करेंगे। आइए
पहले मास नंबर जान लेते हैं, फिर हम दोनों का एग्जांपल साथ साथ देखेंगे। मास नंबर ए, मास नंबर एक्चुअली भी क्या होता है? तो आप कहते हो सर कि द नंबर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ, या सम ऑफ कह दो, सिंपल कह लो, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन present in the nucleus of atom of any element is known as mass number of that element। तो ये डेफिनेशन आप ध्यान रखेंगे कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले, केंद्रक में पाए जाने वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं के योग को हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ध्यान रखना, यहां पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मिस्टेक करते हैं। क्या करते हैं? वो कहते हैं कि सर मास नंबर और एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस है? बहुत बड़ा डिफरेंस है। ध्यान रखना, बहुत बड़ा डिफरेंस है। मास नंबर और एटॉमिक मास में बहुत सारा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप खुद सोच लो, यहां पे ये मास नंबर है, एक संख्या है, और वो एटॉमिक मास है, भार है। संख्या और भार बराबर कैसे हो सकते हैं? इसलिए आप ध्यान रखना, मास नंबर और एटॉमिक मास दे आर बोथ आर क्वाइट डिफरेंट विथ ईच अदर। तो आप ये ध्यान रखना, वो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं। बट क्या है कि कैलकुलेशन में हम क्या करते हैं, जनरली मास नंबर को और एटॉमिक मास को एक करके क्या करते हैं, कैलकुलेशन कर पाते हैं। वो एक अलग मैटर है। लेकिन कॉन्सेप्चुअली हम बात करेंगे अगर, तो मास नंबर एंड एटॉमिक मास बोथ आर डिफरेंट फैक्ट्स। तो आप यह ध्यान रखना कि ये दोनों ही अलग अलग फैक्ट्स हैं, दोनों सेम नहीं है बिल्कुल भी। इस कॉन्सेप्ट को, इस रॉन्ग कॉन्सेप्ट को माइंड से बाहर कर लो। ये दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते हैं। हम आपको बताएंगे, जो आपको एटॉमिक मास हम पढ़ाएंगे, वहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप देखेंगे स्पष्ट रूप से कि सर ये मास नंबर और एटॉमिक मास तो अलग अलग चीजें है, बिल्कुल ही अलग चीजें हैं। इसलिए आप जरा कंफ्यूज मत होना। और मैं फिर से एक बार कह रहा हूं कि अगर कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन आपको लगे तो मुझे आराम से आप क्या करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए या फिर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। मास नंबर पे जाना, रिप्रेजेंटेड बाय ए। सो आप कह सकते हो सर यहां से फॉर्मूला क्या बनेगा? आपके लिए फॉर्मूला बनेगा ए इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ए इक्वल टू पी प्लस एन। तो ये फॉर्मूला आपके लिए बना यहां पर। अब हम लोग एक दो क्वेश्चन करते हैं जहां से हम लोग जानेंगे कि सर ये एटॉमिक मास और मास नंबर और एटॉमिक नंबर को हम लोग कैलकुलेट कैसे कर पाते हैं। आइए, अब देखिए, मान लीजिए हम बात किए थे, मान लीजिए कोई एलिमेंट है एक्स। तो इस एक्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इस तरह से रिप्रेजेंट कर लीजिए। मान लीजिए कोई एलिमेंट एक्स है मेरे पास, तो यहां पर हम उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं और यहां पर क्या लिखते हैं? मास नंबर लिखते हैं। अभी हमने बताया कि एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन। और मास नंबर का मतलब क्या होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। हमने आपसे कल पूछा था कि क्या यह जो एक्सप्रेशन है, यह जो रिप्रेजेंटेशन है, क्या यह एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है या किसी और चीज को? तो आप कहना कि सर ये एटम को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो सर करता किसे है? दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ध्यान रखना, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या? न्यूक्लियस ऑफ एटम।
न्यूक्लियस ऑफ, यह किसी परमाणु के नाभिक को, केंद्रक को दिखाता है, न कि परमाणु को दिखाता। अगर परमाणु को दिखाता होगा तो यहां पर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होता, बट यहां पर हमने इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट नहीं किया है। और अभी हमने आपको बताया था, हालांकि इस बात को हम फिर आगे पढ़ेंगे, लेकिन हमने आपको अभी बताया कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पे होते हैं, न्यूक्लियस में। और ये पूरा का पूरा सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही तो है, इसलिए आप ध्यान रखना कि यह किसको रिप्रेजेंट करता है, एटम के न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है, न कि किसी एटम को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान रखेंगे। आइए हम बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेके चलते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको हम कुछ क्वेश्चन कर देंगे, फिर से आप उसका आंसर मुझे बताएंगे। आइए हम बात करते हैं, हम कहते हैं मान लीजिए एक एलिमेंट है X, जिसका एटॉमिक नंबर मान लीजिए 15 है और मास में मान लीजिए 31 है। तो हम आपको कह रहे हैं कि इसमें प्रोटॉन का नंबर, इलेक्ट्रॉन का नंबर और न्यूट्रॉन का नंबर बताइए। तो यहां पर क्या है कि Z इक्वल टू है P, Z इक्वल टू कितना है 15 और A कितना दे दिया है 31। तो मेरे पास तो हमको पता है कि सर प्रोटॉन कितना हो जाएगा, प्रोटॉन तो होगा Z के इक्वल, यानी कि अभी 15 हो जाएगा, और A इक्वल टू तो होता है P प्लस N। तो अगर प्रोटॉन 15 है, A 31 है, तो N कितना हो जाएगा, तो N मेरे पास हो जाएगा 16। और चूंकि यह जो अभी हमारे पास एटम दिया हुआ है, यह कैसा एटम है, यह एक न्यूट्रल एटम है। क्यों न्यूट्रल एटम है, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। और हमने पढ़ा है कि सर न्यूट्रल एटम के केस में क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। सो इलेक्ट्रॉन का नंबर भी कितना के बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर भी कितना होगा 16, 15 ही होगा। अब सोचो कि सर अभी आपने कहा कि सर यह इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट में, फिर आपने निकाला कैसे, इसलिए निकाला क्योंकि हमने यहां पे बताया है कि यह क्या है, एक न्यूट्रल एटम है। अगर मान लीजिए आप यहीं पर दूसरा बात कर दे कि सर ऐसे Na+ अगर हो जाए, तो अब बताइए कितना होगा। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे Na+ एटॉमिक नंबर होता है 11 और मास में कितना होता है 23। तो आप कहोगे सर प्रोटॉन होगा कितना 11, नहीं, एटॉमिक नंबर हो गया 31, तो न्यूट्रॉन कितना होगा, न्यूट्रॉन कितना होगा 23 माइनस 11 यानी कि हो गया 12। और इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, सर अगर ये प्लस चार्ज नहीं होता तो ये न्यूट्रल एटम होता, और न्यूट्रल एटम होता वैसे कंडीशन में कितना होता, प्रोटॉन के बराबर ही इलेक्ट्रॉन यानी कि 11 होता। पॉजिटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन को रोटेट कर दिया गया -1 तो 10। अब सोचिए अगर यह इलेक्ट्रॉन भी एटॉमिक नंबर को प्रभावित करता, अगर उसको भी इफेक्टेड करता, तो जाहिर सी बात है कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो उसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाना चाहिए था 10, यानी कि यह सोडियम बिकम्स नियॉन, जो कहीं पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा और एलिमेंट क्या होगा, अपना वजूद खो देगा। ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा नहीं हो सकता है ना संभव कि सर ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया और वो बन गया क्लोरीन, ऐसा होगा क्या, नहीं होता है। इसलिए ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, चार्ज के बारे में यहां पर बता रहा होता है कि उस पर क्या है, चार्ज न्यूट्रल एटम है वो, या फिर चार्ज पार्टिकल है। चार्ज पार्टिकल है तो कैसा, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि अगर यह डोनेट कर रहा होगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर यह गेन कर रहा होगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, जैसे हम लिखते हैं O-, इसका मतलब है ये होता है 8, ये होता है 16। तो आप देखिए यहां पर प्रोटॉन कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 16 - 8 यानी कि यह भी 8 हो जाएगा। और आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन कितना, तो ये नहीं था तो 8 था, 2 माइनस का मतलब 2 ले लिया, कितना हो गया 10। तो ऐसा नहीं है ना कि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो यह नियॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि नियॉन का एटॉमिक नंबर तो 10 होता है। अगर यह इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर को इफेक्टेड करता, एटॉमिक नंबर अगर इस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता, तो वैसे कंडीशन में जैसे ही एटॉमिक इलेक्ट्रॉन का नंबर 10 हो गया, एटॉमिक नंबर इसका मतलब 10 हो जाना चाहिए, और 10 एटॉमिक नंबर होता है किसका, नियॉन का, तो यह ऑक्सीजन से नियॉन में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि आपको यह ध्यान रखना है
कि यह क्या होगा, यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को ही दिखाता है। हम एक कॉन्सेप्ट समझ करके क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का नंबर कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमको यह पता है कि अगर यह एलिमेंट क्या है, अगर यह एलिमेंट पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज में मींस की न्यूट्रल है, और न्यूट्रल है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होगा, प्रोटॉन के नंबर के बराबर होगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखना। आज जो हमने आपको बताया, आज का लेक्चर हम यहीं पे बंद करते हैं, खत क्लोज करते हैं। एक दो क्वेश्चन आपके लिए लिख देते हैं, आप बनाएंगे, लेकिन आप ध्यान रखेंगे आज जो ही बातें आप पढ़े हो इसको अच्छे से मेमोरी में रखना है, क्योंकि इसको आप बार बार आगे के क्लासेस में यूज करोगे। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। एक दो क्वेश्चन आप देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, कुछ कुछ काम करना है बस। क्या करना है आपको, आपको करना है कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर कैलकुलेट करना है। इन फॉलोइंग स्पेसिस, देखिए कौन कौन से हैं। तो पहला मैं आपको दे देता हूं N3 माइनस, दूसरा आपके पास होगा O प्लस, तीसरा होगा आपके पास मान लीजिए कार्बन। सबको पता है ना एटॉमिक नंबर, ये 7 होता है, मास में होता है 14, ये 8 होता है, या 16 होता है, या 6 होता है, या 12 होता है। पांचवा के चौथा नंबर क्या देना है आपको, नंबर 4। नंबर 4 मान लीजिए आपको दे दे NH4 प्लस, NH4 प्लस। नंबर 5 हम आपको दे दे मान लीजिए CO3 माइनस माइनस। आप क्या करना है, इस सब में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर आपको कैलकुलेट करके में बताना है। ठीक है, तो आप इसे बताएंगे, फिर हम अगले लेक्चर में कुछ और बातें करेंगे। ठीक है, थैंक यू। आइए आगे।